नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम इस श्रृंखला में आपको ब्रह्मांड एवं तारों के संदर्भ में कुछ जानकारी दे रहे हैं। प्रथम अंक में हमने वृद्धावस्था की चर्चा की थी। तारे कैसे वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उसका डिटेल बड़े ही संक्षिप्त रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले अंक में बताया था कि तारे अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ या इससे भी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या इससे भी कहीं अधिक होता है। इतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन फ्यूजन से हीलियम बनता है और अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसी ऊर्जा से तारे प्रकाशित होते हैं। जब हाइड्रोजन कम होने लगता है तो धीरे धीरे तारा अगली चरण में प्रवेश करता है। वृद्धावस्था का चरण शुरू हो जाता है। हमारा सूर्य लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी और आगे 4 अरब वर्ष तक यह इसी तरह से या इससे भी कहीं अधिक चमक के साथ चमकेगा। धरती का तापमान संभवतः 400 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने वाला है और जैसा कि इस समय हम लगभग सफेद प्रकाश देखते हैं, यह आगे नीला प्रकाश हो जाने वाला है। तो ऐसे समझें कि लगभग 4 अरब वर्ष आगे तक सूर्य की रोशनी और बढ़ने वाली है। सूर्य से आने वाले विकिरण का प्रभाव और बढ़ने वाला है। धरातल का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने वाला है। लेकिन उसके बाद फ्यूजन दर कम हो जाएगी और तारे की चमक धीरे धीरे कम होने लगेगी। सूर्य की तरह अन्य तारों में भी यही अवस्था आती है। जब फ्यूजन की दर कम होती है तो धीरे धीरे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती है और सूर्य सहित सभी तारे अपने परिवार के सभी सदस्यों को स्वयं में समाहित कर लेंगे या यूं कहें निगल लेंगे। ये चरण पीछे चलता रहा है और बहुत बारी प्रक्रिया हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज भी कर ली है। जब तारे अपने परिवार के सदस्यों को निगलना प्रारंभ करेंगे, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और हम यूं कहें कि चमक इसकी कम हो जाएगी, तो केवल लॉन्ग वेवलेंथ वाली या लंबे वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें ही उत्सर्जित होंगी। अमूमन तारे का रंग लाल हो जाएगा। इस अवस्था को हम रेड जायंट या रक्तदानों की अवस्था कहते हैं। तारे की वृद्धावस्था का यह प्रथम चरण है। इस अवस्था में तारा आकार में काफी बड़ा दिखाई देता है और काफी विभत्स, इसीलिए इसको रेड जायंट कहते हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि सिकुड़ने लगता है तारा और जल्दी ही यह एक छोटे से बॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस समय इसकी ऊर्जा बड़ी कम हो जाती है, सफेद सा बॉल का जैसा दिखता है। उस अवस्था को हम व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत विभर कहते हैं, श्वेत विभर। इसके आगे तारा, वही तारा इसके आगे के चरण में प्रवेश करेगा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना या इससे भी अधिक होगा। सूर्य हमारा निश्चित रूप से व्हाइट ड्वार्फ की अवस्था में ही ब्रह्मांड में पड़ा रहेगा। जिसका द्रव्यमान, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना या इससे अधिक होगा, वह अगले चरण में प्रवेश करेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी बढ़ती चली जाएगी और एक अस्थायी अवस्था आएगी जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। उस समय तारा काफी छोटा आकार का हो जाएगा। यह अस्थायी अवस्था होती है और जल्दी इसमें महाविस्फोट हो जाता है। इस महाविस्फोट को ही हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे के ऊपर की परत बिखर कर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है या हो जाएगी, जिसको हम पल्सर्स कहते हैं। केंद्रीय भाग पुनः सिकुड़कर विस्फोटित होने का प्रयास करेगा या करता है, जिसको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। द्रव्यमान कम होने से न्यूट्रॉन तारा विस्फोटित नहीं हो पाता है और ब्रह्मांड में ही वो अदृश्य हो जाता है। उसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। यह ब्लैक होल आज कोई मतलब नई अवधारणा नहीं है। इसकी विधिवत खोज हो चुकी है। ब्रह्मांड में ऐसे न जाने कितने ब्लैक होल की खोज की जा चुकी है। ब्लैक होल का विचार सर्वप्रथम 1916 में आइंस्टीन ने दिया था। आगे व्हीलर ने यह शब्द दिया था और आज तो इस संदर्भ में न जाने कितने अनुसंधान हो चुके हैं। ब्लैक होल की अवस्था का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। वहां से गुजरने वाली हर प्रकाश, हर विकिरण एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ब्लैक होल के बाद तारा ब्रह्मांड में एक तरफ से विलीन हो जाता है। उस समय हम यही कहेंगे कि जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी तरह से तारा ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। आगे
आगे के चरण में हम आपको किस तरह से तारा ब्रह्मांड में विलीन हो गया और किस तरह से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, दोनों का तारतम्य दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ब्रेक करते हैं और शेष आप अगले अंक में जरूर सुनें।